हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज है 17 जून और हम डिस्कस करेंगे आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। दोस्तों उससे पहले चलिए कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला प्रश्न है, औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है। दूसरा क्वेश्चन है, 15 जून 2022 को किस युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी की है। समिट ऑफ अमेरिकाज के कौन से संस्करण का अभी हाल ही में लॉस एंजल्स में उद्घाटन किया गया है दोस्तों। और चौथा क्वेश्चन है, कौन सा देश सांग्री लॉ डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान है। और पांचवा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट यूएनजीसी द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य एसडीजी पायनियर के रूप में पहचाने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं। दोस्तों फटाफट इसके आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर मिलेगा। साथ ही अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों इसके अलावा हमारे चैनल पे आपके बीएसएससी सीजीएल 3 एग्ज़ाम के इम्पोर्टेंस को देखते हुए क्वेश्चन सेट चलाए जा रहे हैं, तो आप लोग वहाँ पे ज़रूर विजिट करें। ये आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। उसके अलावा क्वेश्चन बैंक को भी एनालाइज किया गया है दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। दोस्तों हमारा आज का पहला प्रश्न है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भारत में प्रवास 2020-21 रिपोर्ट जारी की। इसमें अखिल भारतीय प्रवासन दर क्या है। यानी कि जो प्रवासन का मतलब होता है माइग्रेंट, जो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं अपने रोजगार या शिक्षा या फिर अच्छे रहन सहन के लिए। जैसे गांव को छोड़ के बहुत सारे लोग शहर में चले जाते हैं ना, तो उसी को प्रवासन बोलते हैं दोस्तों। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे 26.5%, 24.9%, 28.9% या 20.5%। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी अखिल भारतीय प्रवासन दर 28.9% है दोस्तों। हम देखेंगे कि यह डेटा जुलाई 2020 से 2021 के दौरान जितना भी प्रवासन किया गया है उसके अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट में प्रवासियों और अस्थायी आगंतुकों की श्रेणी को अलग किया गया है दोस्तों। साथ ही हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में 26.5% और वहीं शहरी क्षेत्रों में 24.9% प्रवास के साथ अखिल भारतीय प्रवासन दर है 28.9%। इसमें कुल महिलाओं का प्रवासन दर कितना रहा है तो 47.9%, साथ ही पुरुषों का 10.7%। दोस्तों यहाँ महिलाओं का क्यों ज़्यादा है, क्योंकि जब महिलाओं का शादी होता है ना तो वो दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, इसलिए इनका प्रवासन दर अधिक होता है हमेशा। साथ ही हम देखते हैं कि महिला प्रवासन की उच्च दर का कारण देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, विवाह है। प्रवास के 86.8% मामलों में यही मुख्य कारण है दोस्तों। साथ ही 42.9% पुरुष बेहतर रोजगार की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। तो देखते हैं आगे कुछ और। दोस्तों हम देखेंगे यहाँ कि भारत की आबादी का कुल 0.7% घरों में अस्थायी आगंतुकों के रूप में दर्ज किया गया है। साथ ही 84% ऐसे आगंतुक है जो कोविड-19 के कारण अपने परिवार, रिश्तेदार या फिर नौकरी छूट जाने से, कोई भी इकाई यानी प्लांट जो होता है वो बंद हो जाने से, रोजगार की कमी होने के कारण से या शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने के कारण से स्थानांतरित हो गए हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं अगले प्रश्न को। आज का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 16 जून, 17 जून, 18 जून या 20 जून। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी 16 जून को प्रतिवर्ष पारिवारिक प्रेषण दिवस मनाया जाता है। दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि प्रेषण का मतलब क्या होता है। पारिवारिक प्रेषण का मतलब यह होता है ना कि दूसरे देश में रहने वाले लोगों के द्वारा अपने देश के परिवार के सदस्यों को जो धनराशि भेजी जाती है ना, उसी को हम लोग पारिवारिक प्रेषण कहते हैं दोस्तों। यह दिवस प्रतिवर्ष 16 जून को मनाया जाता है। हम देखेंगे कि यह दिन 200 मिलियन से अधिक प्रवासी श्रमिकों, महिलाओं, पुरुषों की पहचान करता है जो 80 करोड़ से अधिक परिवार के सदस्यों के घर पैसा भेजते हैं दोस्तों। हम देखेंगे यहाँ पे कि इस वर्ष का थीम क्या है, डिजिटल और वित्तीय समावेशन के माध्यम से पुनर्प्राप्ति और लचीलापन। दोस्तों हम यहाँ एक विश्व बैंक की रिपोर्ट को देखेंगे जिसके अकॉर्डिंग 2020 में जहाँ 540 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रेषण प्रवाह था, वहीं 2021 में 605 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों को भेजा जाता है। यानी जैसे कोई अमेरिका में रह रहा हो तो किसी छोटे देश में भेज रहा हो पैसे। हम देखेंगे 2020 में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों वाला क्षेत्र यूरोप, 87 मिलियन प्रवासी यहाँ रहते हैं दोस्तों।
37 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कम आय वाले देशों से उत्पन्न हुए हैं। साथ ही देखेंगे कि प्रेषण और निवेश के मामलों में प्रवासी श्रमिकों के महत्वपूर्ण योगदान को सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए ग्लोबल कॉम्पैक्ट में भी मान्यता दी गई है, जिसे दिसंबर 2018 में अपनाया गया था दोस्तों। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस स्थान से पृथ्वी द्वितीय मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण लॉन्च किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है विशाखापट्टनम, चांदीपुर, बेंगलुरु या इनमें से कोई नहीं। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विशाखापट्टनम से पृथ्वी द्वितीय मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रशिक्षण को लॉन्च कर दिया गया है। यह किसके द्वारा बनाया गया है दोस्तों? तो DRDO और BDL के द्वारा बनाया गया है। चलिए आगे देखते हैं कि यह एक एकल ईंधन वाली छोटी दूरी की सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका क्षमता देखेंगे तो 1 टन पॉलेड है और साथ ही इसकी मारक क्षमता 250 किलोमीटर है और मिसाइल की मारक क्षमता को 350 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो यह मिसाइल है अपने लक्ष्य को हिट करने के लिए पैंतरेबाजी प्रेक्षक वर्ग के साथ उत्पन्न जड़त्वीय मार्गदर्शन प्रणाली का उपयोग करती है। साथ ही मिसाइल को 2003 में भारतीय सामरिक बल कमान में शामिल किया गया था। पृथ्वी IGMDP के तहत विकसित की गई है दोस्तों। आइए इसके प्रकार को देखते हैं। पृथ्वी मिसाइल के 3 प्रकार हैं दोस्तों। पृथ्वी 1 S-150 यह 1000 किलो पॉलेड क्षमता वाला सेना संस्करण है। दूसरा देखेंगे तो ये 500 किलो पॉलेड वाला वायुसेना संस्करण है और तीसरा SS-350 द्वितीय चरण ईंधन मिसाइल 1000 किलो पॉलेड क्षमता वाला नौसेना संस्करण है। दोस्तों धनुष मिसाइल पृथ्वी तृतीय मिसाइल का एक प्रकार है जो भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस शहर में भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट को स्थापित किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है पुणे, चेन्नई, मुंबई या हैदराबाद। दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट को पहली बार भारत में कहाँ स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में स्थापित किया गया है। तो स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार ने बेंगलुरु के बेस्ट इलेस्ट के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था। इस यूनिट को 24,000 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित की जाएगी। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में संत तुकाराम महाराज जी के मंदिर का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे या कोलकाता। दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी पुणे में संत तुकाराम महाराज जी के मंदिर का उद्घाटन किया गया है मोदी जी के द्वारा। पुणे के देहू में जो एक्चुअल स्पेस है उसका। और साथ ही हम देखेंगे कि तुकाराम जी कौन थे? तो वे एक बारकरी संत थे और कवि भी थे। वे भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे अभंग व्यक्ति की कविताएं के लिए जाने जाते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सरकार ने UNDP के सहयोग से ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण किया है? ऑप्शन है न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे या चेन्नई। दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली सरकार ने ऑक्सीजन उत्पादन सुविधा का निर्माण करने के लिए UNDP के साथ समझौता किया है। साथ ही देखेंगे कि ऑक्सीजन प्लांट प्रेशर स्विंग सोखना तकनीक का उपयोग करके प्रति मिनट 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करता है दोस्तों। और यह किस हॉस्पिटल में लगाया गया है? दिल्ली के GB पंत हॉस्पिटल में दोस्तों। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप में सेनापति गुडुनाइडू ने कितने किलोग्राम वर्ग में इवेंट में गोल्ड मेडल को जीत लिया है? ऑप्शन है 45 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 65 किलोमीटर या 75 किलोमीटर। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेनापति गुड्डू नायडू ने 55 किलोग्राम के वर्ग इवेंट में गोल्ड मेडल को जीत लिया है दोस्तों। आगे देखते हैं कि उन्होंने स्नैच में 104 किलोग्राम का भार उठाकर रजत और क्लीन एंड जर्क में 126 किलोग्राम का भार उठाकर स्वर्ण पदक को जीता है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से किस कंपनी ने हाल ही में महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की शुरुआत की है? ऑप्शन है मेटा, ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट या गूगल। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गूगल के द्वारा महिला संस्थापकों के लिए स्टार्टअप एक्सेलेरेटर प्रोग्राम की घोषणा की गई है। यह प्रोग्राम वीमेन फाउंडर्स जुलाई 2022 से सितंबर 2022 तक चलेगी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 17 जून को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है सूखा मरुस्थलीकरण नियंत्रण दिवस, विश्व विज्ञान दिवस, विश्व शिक्षा दिवस या विश्व महिला दिवस। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी सूखा व मरुस्थलीकरण नियंत्रण दिवस प्रतिवर्ष 17 जून को मनाया जाता है। दोस्तों आइए आगे कुछ और देखते हैं इसके बारे में। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो जागरूकता बढ़ाना, यानी मरुस्थलीकरण को रोकने तथा सूखे से उबरने के तरीकों पर प्रकाश डालना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना ही इसका मेन ऑब्जेक्ट है। दोस्तों की शुरुआत 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। आगे देखते हैं कि मरुस्थलीकरण आखिर में होता क्या है। मरुस्थलीकरण के कारण ज़मीन खराब हो जाती है और पूरी तरह से अनुपजाऊ हो जाती है। दोस्तों इसका मेन कारण क्या है? तो हम देखेंगे इसका मेन कारण जलवायु परिवर्तन है और साथ ही ह्यूमन की जो अनवांटेड एक्टिविटीज़ हैं उसके कारण भी बहुत ही ज़्यादा मरुस्थलीकरण बढ़ते जा रहा है। जैसे कि पेड़ काटे जा रहे हैं, बिल्डिंग्स बनाए जा रहे हैं, प्लांट्स बैठाए जा रहे हैं, साथ ही पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है। दोस्तों तो ये सभी कारण मेन है और इसके कारण क्या होता है कि ज़मीन की उत्पादन क्षमता घट जाती है और साथ ही इसका ह्रास भी होने लगता है। हम देखते हैं कि वर्तमान समय में विश्व के कुल क्षेत्रफल का 5वां भाग यानी 20% मरुस्थलीय भूमि है। के साथ ही सूखाग्रस्त भूमि कुल वैश्विक क्षेत्रफल का 1/3 है। दोस्तों हम यहाँ देखेंगे कि मानव के अनवांटेड एक्टिविटीज़ के कारण 130 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि रेगिस्तान क्षेत्र में बदल गया है। साथ ही 13,000 एकड़ से अधिक भूमि की वृद्धि पर ईयर हो रही है थार के मरुस्थल में और कुछ वर्षों बाद सहारा के रेगिस्तान में क्षेत्रफल में भी एक ऐसी ही बड़ी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। दोस्तों इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को उगाया जाए और हमारे द्वारा जितने भी ये सब अनवांटेड एक्टिविटीज़ हैं जैसे पेड़ों को काटना, उसके बदले में पेड़ ना लगाना, वहाँ पे प्लांट बैठा देना, बिल्डिंग्स तैयार करना, तो इन सभी पे जल्द से जल्द रोक लगाना और पेड़ को लगाना। अगर आप करते भी हो तो भाई उसके बदले में पेड़ लगाओ। और ऐसा भी नहीं है दोस्तों, जब हम कोई एक पेड़ लगाते हैं तो बहुत टाइम के बाद वो बहुत बड़ा होता है, जिससे कि जो प्रेजेंट में पेड़ काटे गए हैं उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ को लगाएं। चलिए हम देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न है NESDA 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ई सेवा वितरण आंकड़न में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, केरल या उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी NESDA 2021 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ई सेवा वितरण आंकड़न में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष पर केरल का स्थान है। इसके अलावा हम देखेंगे कि रिपोर्ट का 2021 संस्करण 12 जून 2021 में जारी किया गया। यह सरकारों की अपनी ई गवर्नेंस प्रणाली में सुधार के लिए एक एडवाइस को देता है। साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर लगभग 90% के समग्र अनुपालन के साथ सर्वोच्च स्थान पे है। दोस्तों केरल के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखते हैं। दोस्तों तो स्टार्टअप इकोसिस्टम को एशिया में पहले स्थान पर रखा गया है केरल में, और साथ ही अफोर्डेबल टैलेंट के मामले में भी केरल चौथे स्थान पे है। केरल में एक वायरल बीमारी अभी देखी गई थी जिसका नाम टोमेटो फ्लू था और केरल के कॉस्मोस मालाबारिक्सस नामक एक परियोजना के लिए नीदरलैंड के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। आगे प्रश्न को देखते हैं हम लोग। 2022 के लिए विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 30वां, 5वां, 38वां या 37वां। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 37वें स्थान पर है विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत। यहाँ हम देखेंगे कि 6 स्थान की वृद्धि हुई है और डेनमार्क यहाँ पे फर्स्ट पे है और स्विट्जरलैंड सेकंड पे है। दोस्तों यह सूचकांक 63 देशों की सूची है जिसमें स्विस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा संकलित किया गया है। यह पहली बार कब प्रकाशित हुआ था? तो ये 1989 में हुआ था। दोस्तों इस सूचकांक में 63 देश शामिल है जो कि स्विस स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा संकलित किया गया है। साथ ही यह 1989 में सबसे पहली बार प्रकाशित किया गया। प्रसंस्कृत स्टील स्लैग सड़क बनाने वाला पहला शहर कौन सा है? यानी कि प्रसंस्कृत स्टील स्लैग का मतलब है औद्योगिक अपशिष्ट। ओके,
ऑप्शन है मुंबई, सूरत, पणजी या लखनऊ। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी सूरत में पहला औद्योगिक अपशिष्ट सड़क बनाया गया है दोस्तों। दोस्तों यह एक पहला शहर बन गया जिसे प्रोसेस्ड स्टील स्लैग की सड़क मिली है। दोस्तों हम देखेंगे कि 15 जून 2022 को केंद्रीय इस्पात मंत्री रामचंद्र प्रसाद सिंह के द्वारा इस स्टील स्लैग सड़क का उद्घाटन किया गया है। साथ ही यह 6 लेन राजमार्ग है। हम देखेंगे कि सड़कों को सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट और आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया ने संयुक्त रूप से बनाया है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था। राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल है। साथ ही लोकसभा में सीटों की संख्या 26 है, राज्यसभा में सीटों की संख्या 11 है। आज का अगला प्रश्न है, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता और प्रसिद्ध भाषाविद प्रोफेसर कौन है जिनका जून 2022 में निधन हो गया है? ऑप्शन है डॉक्टर पंकज द्विवेदी, अब्दुल हक, अब्दुल नजीम या गोपीचंद नारंग। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोपीचंद नारंग, जो कि एक प्रसिद्ध भाषाविद प्रोफेसर थे। उन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार भी जीता था। उनका डेथ अभी हाल ही में हो गया है दोस्तों। ये पद्म विभूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रोफेसर नारंग ने उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषा में साहित्य, कविता और संस्कृत अध्ययन पर 65 से अधिक विद्वतापूर्ण और आलोचनात्मक पुस्तकें प्रकाशित की है। आज का अगला प्रश्न है, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 12वीं बैठक की अध्यक्षता किस देश के एनएसए ने की है? ऑप्शन है चाइना, ब्राज़ील, रसिया या इंडिया। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है चाइना। आगे देखते हैं, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों एनएसए की 12वीं बैठक 15 जून 2022 को आयोजित की गई थी, जिसमें सीपीसी केंद्रीय समिति के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य यांग जिएंग ने बीजिंग में बैठक को अध्यक्षता किया। और इसके अलावा इसमें ब्राज़ील, रसिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका के एनएसए ने भाग लिया। ब्रिक्स देशों के लिए राजनीतिक सुरक्षा और सहयोग को बढ़ाने के लिए ब्रिक्स एनएसए की बैठक एक महत्वपूर्ण मंच है दोस्तों। आइए ब्रिक्स के बारे में हम कुछ देखते हैं। तो इसमें 5 उभरती अर्थव्यवस्थाएं शामिल है विश्व की, जिसमें ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। इसकी स्थापना 16 जून 2009 को हुई थी। भारत से इसके प्रमुख प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, रसिया से व्लादिमीर पुतिन, वहीं दक्षिण अफ्रीका से राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा है और ब्राज़ील से इसके प्रमुख राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो हैं। चाइना से राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं और अभी 2022 में इसकी होस्टिंग चाइना के द्वारा ही की जा रही है दोस्तों। ब्रिक्स कंट्रीज़ को देखेंगे यहाँ पे, यहाँ है अपना इंडिया, चाइना, रसिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका। अगले प्रश्न को देखते हैं, एपिडा ने कहा 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया है? ऑप्शन है बहरीन, सऊदी अरबिया, ओमान या यमन। तो दोस्तों जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी बहरीन में एपिडा ने 8 दिवसीय आम उत्सव का आयोजन किया है दोस्तों। एपिडा का फुल फॉर्म क्या है? कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, और यह 13 जून को बहरीन में शुभारंभ किया गया है। इसे भारतीय दूतावास और अल अजीरा समूह के सहयोग द्वारा लॉन्च किया गया है। साथ ही यह फेस्टिवल भारतीय आमों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार खोजने के लिए एपिडा की नई पहल का हिस्सा है। बहरीन के बारे में कुछ देखते हैं एक्स्ट्रा पॉइंट्स। तो राजधानी मनामा है, राजभाषा यहाँ अरबी और अंग्रेजी चलती है। यहाँ के राजा नरेन अब्दुल बिन हमास हैं। साथ ही प्रधानमंत्री अल बकर बिन सुलेमान हैं। इसको स्वतंत्रता मिली थी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा 15 अगस्त 1971 को। दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं बहरीन की मैप को। यहाँ मनामा स्थित है इसकी राजधानी। इसके आसपास के देशों में कतर और सऊदी अरेबिया है, इधर यूएई स्थित है और साथ ही पर्शियन गल्फ यहाँ पर स्थित है। अब प्रीवियस क्वेश्चंस के आंसर को देखते हैं। पहला प्रश्न था, औषधीय उपयोग के लिए भांग को वैध बनाने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया है? तो यहाँ राइट आंसर था थाईलैंड दोस्तों। और दूसरा क्वेश्चन है, 12 जून 2022 को किस देश ने युवा सांसदों के 8वें वैश्विक सम्मेलन की मेज़बानी की है? तो यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी मिस्र के द्वारा इस मेज़बानी को की गई है। अगला प्रश्न है, समिट ऑफ अमेरिकाज के कौन संस्करण का हाल ही में लॉस एंजल्स में
उद्घाटन किया गया है? दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9वें संस्करण का भी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा देश सांग्री लॉ डायलॉग एशिया सुरक्षा शिखर सम्मेलन का मेजबान है? तो दोस्तों यहाँ राइट आंसर है सिंगापुर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट UNGC द्वारा जल प्रबंधन के लिए वैश्विक सतत विकास लक्ष्य SDG पायनियर के रूप में पहचाने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी रामकृष्ण मुकाविली को SDG के पायनियर के रूप में बनाया गया है। दोस्तों आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ ही दोस्तों अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि हम लोग जो भी वीडियो बनाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। दोस्तों आपको इसको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।